अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान की सियासत आज आखिरी इंतखाबी दिन के साथ अब अपने फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी है। गलियां, बाजार, पहाड़ी वादियां और छोटे छोटे कस्बे सियासी नारों से गूंज रहे हैं, मगर सवाल यह है कि क्या इन नारों के पीछे अवाम के जो असल मसाइल हैं वो भी सुने जा रहे हैं या नहीं। एक तरफ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और हुकूमती इत्तेहादी और वफाकी सियासत में शराकतदार इस्लामाबाद पर शिकवों और इल्ज़ामात की बौछार में मसरूफ़ हैं, तो दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का पुराना नारा मुझे क्यों निकाला एक बार फिर सियासी गुफ्तगू का हिस्सा बनकर यादों और तंज दोनों को ताज़ा कर रहा है। और इसी सियासी मंजरनामे में तहरीक इंसाफ भी पीछे नहीं रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के शिकवे दोहरा रहे हैं और दावा ये कर रहे हैं कि सियासी मैदान बराबर नहीं रखा गया। यूं हर जमात अपने अपने जख्म और अपनी अपनी दलील के साथ अवाम के सामने खड़ी है, लेकिन असल सवाल वही है जो हर इलेक्शन में दब जाता है कि अवाम क्या चाहते हैं। आज जब इंतखाबी मुहिम अपने इख्तिताम को पहुंच रही है तो गिलगित बल्तिस्तान का वोटर एक बार फिर उसी इम्तिहान में है कि वो नारों को तरजीह दे या ज़रूरतों को। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी मौजू पर बहस करेंगे, पैनल की राय इस पर जानेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे वफाकी बजट की। बजट आता है, अदाद-ओ-शुमार बदलते हैं, मगर आम आदमी की ज़िंदगी आखिर क्यों नहीं बदलती, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान कर दिया गया है, मगर क्या ये कारोबारी बरादरी को रिलीफ देगा या नया दबाव पैदा करेगा, ये अहम सवाल है। खबर ये है कि तालीमी स्टेशनरी भी महंगी करने का दबाव डाला जा रहा है और कम से कम तनख्वाह 45,000 रुपये करने की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। क्या ये बजट आवाम के लिए है या सिर्फ मौशी अदाद-ओ-शुमार के लिए, इसको हम समझेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे आलमी मंजरनामे की। मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है, जहां अमन के दावे हर धमाके के साथ दफन हो रहे हैं। लबनान में गिरते बम, गजा की चीखें और तेहरान और वाशिंगटन की कशीदगी ये सवाल उठाती है कि क्या वाकई इंसानियत की कोई कीमत बाकी रह गई है। इसराइल की मुसलसल कार्रवाइयाँ और जंगबंदी के दावों के बावजूद हमलों का जारी रहना आलमी ज़मीर के लिए बहुत बड़ा सवाल है। आखिर हठधर्मी कब रुकेगी और ताकतवर रियासतें कब अमन को लफ्ज़ों से निकालकर हकीकत बनाएंगे, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। आज डिस्कशन के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। पैनल का तारुफ आपसे कराती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट, हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं मसूद रज़ा साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और स्टूडियोज़ में बाबर डोगर साहब मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मसूद रज़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे कर लेती हूँ। गिलगित बल्तिस्तान की सियासत आज आखिरी रोज़ है, इंतखाबी जो सरगर्मियां हैं उसके लिए। सर, क्या कहेंगे? एक तरफ एक दूसरे पर तनकीद की जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आवाम वही सवाल दोहरा रही है और आवाम के जहनों में और दिल में एक ही सवाल है कि क्या इन नारों और वादों से निकलकर अमली तौर पर ये जो सियासी पार्टियाँ हैं ये कोई काम करेगी और आवाम वहाँ की आखिर क्या राय रखती है आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया जवेरी आपका। देखिए, इलेक्शन का माहौल बना हुआ है वहां पर, मगर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर फिर भी सवालात मौजूद हैं, क्योंकि सिस्टम में तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं है और पाकिस्तान की एक बड़ी जमात जब एक हिस्सा नहीं ले पा रही हो, और खुद हुकूमती शख्सियात, कल राना सनाउल्लाह साहब को मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ सिस्टम में नहीं है, उसके पास ना अपना निशान है, ना वो झंडे अपने लगा सकते हैं, ना वो पैराफ्लेक्स लगा सकते हैं, ना वो बड़े जलसे कर सकते हैं। तो एक तो ये सवालिया निशान रहेगा इन इलेक्शन के ऊपर। जहां तक नवाज शरीफ साहब का और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का की बात है कि वो जा रहे हैं वहां पर और जो मौके इख्तियार कर रही, तो ये बड़ी जबरदस्त किस्म की वहां पे मैसेजिंग हो रही है उन तमाम मामलात को लेकर जो बजट और बजट के बाद की जो डेवलपमेंट है उससे जुड़े हुए। मिसाल के तौर पर 28वीं तरमीम की बाज़गश्त है, तो बिलावल भुट्टो मुसलसल उस मुमकिना 28वीं तरमीम को के मुतालिक गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं कि उन्हें नए सूबे कबूल नहीं है, उन्हें आज अवाम की बात याद आ रही है, वो अवाम के हुकूक की बात कर रहे हैं, वो डिलीवरेंस की बातें कर रहे हैं। तो ये सब कुछ होता है इलेक्शन के अंदर। कोई मुझे खास इन इलेक्शंस में ऐसी बात नजर नहीं आ रही जो कि रिवायत से हट करो। तो एक रिवायती तरह की इलेक्शन है, जिस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक इलेक्शन होते चले आए, वैसे ही एक इलेक्शन हो रहा है और उसी तरह की गुफ्तगू है। आप देखेंगे कि इलेक्शन जब खत्म होगा और आज के बाद से 7 तारीख को पोलिंग होगी, तो फिर उसके बाद आप देखिएगा कि यही नून लीग होगी, यही पीपल्स पार्टी होगी और वही सारे मामला होंगे जिस पर आज बड़े जबरदस्त किस्म की डिफरेंसेज हैं, इस पर इत्तेफाक राय हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम को चलना है।
तो सिस्टम को चलाने के लिए सियासी अच्छा मसूद साहब, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, इसको डिबेट का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन पहले यही सवाल मैं बाबर डोगर साहब आपके सामने रखना चाहूँगी। सर, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? बिलावल भुट्टो जो अभी भी गुफ्तगू कर रहे थे, सर फॉर्म 45-47 की बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 45 आप देखें, 47 को मैं संभाल लूँगा। सर, कैसे देखते हैं आप इस पूरे इलेक्शन को, और ये जो सियासी गुफ्तगू हो रही है, ये नारेबाजी हो रही है, ये दावे हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें मौजूद ना होना? जी बिल्कुल, वहाँ पर इलेक्शन का तो माहौल बन गया है। वहाँ पर बिलावल भुट्टो जो है वो कैंपेन चला रहे हैं, उसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ भी एक दिन के लिए वहाँ पर गए। नून लीग की सारी लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन चला रही है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो वहाँ की जो सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी थी, लास्ट टाइम जो पार्टी यहाँ से जीती थी, यानी कि तहरीक इंसाफ, उसको वहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा। उनसे ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ जो है वो बैन है। उसके बाद उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी बना ली, उस पार्टी को भी की रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दी गई और उनके कैंडिडेट्स को कोई एक सिंबल नहीं दिया गया, इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। उसके साथ साथ फिर उनकी जो लीडरशिप है उनको रोक दिया गया, उनको कैंपेन चलाने नहीं दी गई। इनके ऐसे वक्त में जब नून लीग की सारी लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है, जब पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है और वो ओपनली वहाँ पर अपनी अपनी कैंडिडेट्स की कन्विंसिंग कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो पीटीआई को भी अलाउ करते, चाहे उनको सिंबल नहीं दिए, चाहे उनकी दूसरी जो भी पार्टी रजिस्टर की थी उसकी कैंसिलेशन कर दी। लेकिन उनके जो इवन आज़ाद कैंडिडेट जिनको नॉमिनेट किया गया है उनकी कन्विंसिंग के लिए उनको अलाउ कर देते। अब बिलावल भुट्टो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं, नून लीग पे एलिगेशन लगा रहे हैं, तो उनको ये भी चाहिए था कि इलेक्शन तो पहले ही क्वेश्चन मार्क लग गया। जब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप वहाँ पर उनको सिंबल नहीं दे रहे, उनकी लीडरशिप को वहाँ पर कैंपेन चलाने नहीं दे रहे, तो फिर उस पर तो पहले ही क्वेश्चन मार्क है। तो बिलावल भुट्टो अगर चाह रहे थे वहाँ पर बड़े ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, तो फिर उनको चाहिए था कि वो ये भी बात करते कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल चांस दिया जाए, इक्वल फुटिंग दी जाए। ये बात वो नहीं कर रहे, वो सिर्फ पीपल पार्टी जो है वो नून लीग को टारगेट कर रही है। मतलब उन्होंने ये कहा जी कि नून लीग ने जो इंतखाबी हल्का बंदी है उसमें उन्होंने वो सही नहीं है। वोटर लिस्टों पे नैयर बुखारी जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वोटर लिस्टें ठीक नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जनाब पंजाब पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात की जा रही है और ये पंजाब पुलिस यहाँ पर क्यों तैनात की जा रही है, इस तरह के तो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ एक और चीज़ जिसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं, सबको पता है कि वफाक में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका गवर्नमेंट है, उनका प्रेसिडेंट है, उनका प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन चूँकि वहाँ पर इस वक्त कोई बड़ी अपोजिशन पार्टी नहीं है, तो बिलावल कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ को एनकैश करें और एक अपोजिशन लीडर के तौर पे वो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी कश्मीर की मिनिस्ट्री ख़त्म कर दी जाए, यहाँ पर कोई फंड नहीं लगाए गए, डेवलपमेंट नहीं लगाई गई, यहाँ पर कुछ किया नहीं गया। तो आप फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, दो आपने वहाँ पर मिनिस्ट्रीज नहीं ली, लेकिन आपके वोटों से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए, आपके वोटों से स्पीकर इलेक्ट हुए, आपके वोटों से प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, तो आप इससे पहले फेडरल गवर्नमेंट पे दबाव डालें। और अब बजट भी आपके वोटों से ही पास हो। अब वो बजट पे को भी टारगेट कर रहे हैं, बार बार ये बजट के हवाले से भी फेडरल गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये है, क्या फिर पार्टी इस बजट को सपोर्ट नहीं करेगी? अब अगर आप अपोजिशन देखें, एक तरफ आप हुकूमत में हैं, हाँ जी, और दूसरी तरफ हुकूमती पॉलिसियों को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और दूसरी तरफ मुझे एक बात बताएं, नून लीग की सारी लीडरशिप लाहौर से इधर से ख्वाजा साहब वहाँ पे कैंपेन चला रहे हैं, इसी तरह खुरम दस्तगीर हैं, मैंने राना मशहूद को भी देखा, ये सारे वहाँ पर जाकर अपनी अपनी कैंडिडेट जो है उसको सपोर्ट करें। हालांकि ये सारे कैंडिडेट जो हैं यहाँ से इलेक्शन हार चुके हैं, ख्वाजा साहब भी हार गए, खुरम दस्तगीर भी हार गए, राना मशहूद भी हार गए, तो अपने वोटर को तो ये कन्विंस नहीं कर पाए। बहरहाल देखते हैं ये कैसे गिलगित बल्तिस्तान के वोटर्स यही बात करती हुई नजर आ रही है। बाबर डोगर साहब हमें ज्वाइन कर लिया, ब्रिगेडियर साहब ने भी। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब फॉर योर टाइम। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं सर, उस पर हम बात कर लेते हैं। अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो साथ ही साथ बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं, और बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम नौजवानों को रोज़गार देंगे। सर अगर हम कंपैरिजन करें कराची
में जो सिंध की जो सियासत है और सिंध में जो हालात हैं, तो सर बिलावल भुट्टो जो बातें कर रहे हैं क्या वो जस्टिफाइड हैं? क्या ऐसी लेगेसी उन्होंने छोड़ी है सिंध में जो वो गिलगित बल्तिस्तान में अब ये बातें कर रहे हैं, ये दावे कर रहे हैं कि यहाँ पे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? बात ये है कि सिंपल सी जो है कि आपके पास बड़ी एग्जांपल्स हैं। PMLN के पास पंजाब है, पीपल्स पार्टी के पास बलूचिस्तान और सिंध है। आपको यहाँ पर कारकर्दगी अगर आप बहुत अच्छी दिखाएं तो आई एम श्योर कि ऑटोमेटिकली आपको कहने की जरूरत नहीं, इसके ट्रिकलिंग इफेक्ट जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान में आ जाएगा। और यही आपको करना चाहिए, क्योंकि देखिए 15 से 17 साल से पीपल्स पार्टी यहाँ पर से इक़्तिदार है और जाहिर है कि अपने वादे को भी करती है, लेकिन बात यह है कि आपको खुद देखना चाहिए कि एटलीस्ट अब लास्ट 2 इयर्स जो रह गए हैं जी, आप इसी में शो करें कि इतनी अच्छी प्रोग्रेस बताएं सिंध के अवाम के लिए, इंटीरियर सिंध के लिए, कराची के जो डिफिकल्ट है जहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, पानी का फुकदान है, बिजली लोगों को नहीं मिल रही, रोज सड़कों पर हड़तालें हो रही हैं, इसको इम्प्रूव करें तो ऑटोमेटिकली गिलगित बल्तिस्तान में आपको वोट मिलेगा। और सेकंड ये कि ये बातें कर लें, बिल्कुल ठीक है कि आप इलेक्शन स्लोगन लगाते हैं, इलेक्शन के आपके अपने स्लोगन होते हैं, बट जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन वही है कि जब जहाँ आपका इक़्तिदार है वहाँ आप क्या कर रहे हैं। यही सेम को बलूचिस्तान के लिए करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो पंजाब में है, यहाँ पर हैं, नजर आना चाहिए वो अवाम गरीब अवाम, बिल्कुल सही। नॉट आपने लाहौर को बहुत अच्छा कर दिया या मैंने इस्लामाबाद को बहुत अच्छा कर दिया या मैंने और किसी बड़े शहर को अच्छा कर दिया। गाँव में जाए, वहाँ देखें उनके हालात कैसे हैं, वो ठीक करें। बेसिकली जब हम कहते हैं अवाम ताकत का चश्मा मीन्स के जो मेन गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बहुत गरीब, उनके हालात को बेहतर करें, उनका रोजगार लेकर आए, वो आपके वोट, असल वोटर तो वो हैं। बिल्कुल सही। पीपल्स पार्टी जुल्फारी भुट्टो के वक्त में, अगर आपको याद हो तो जुल्फारी भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का यही फर्क था कि वो ऑनेस्टली बात ही करते थे, अवाम की तरफ बात भी करते थे। इसलिए लाहौर तो सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये हो गई है कि अभी डेंजरस बात ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो रीजनल पार्टी बन गई, सूबाई पार्टी बन गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। PMLN सिर्फ पंजाब में जी, पीपल्स पार्टी बेसिकली सिर्फ सिंध में, PTI सिर्फ उसमें KPK में जी। दिस इज नॉट अ गुड। आपकी पॉलिटिकल पार्टी जब नेशनल पार्टी होगी, सारे वो होगी तो आप वेरी वेल सेड ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल सही। मसूद साहब, आपके सामने मैं सवाल रखूंगी कि इंतखाबात की जो क्रेडिबिलिटी है, इस पे कितना बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉन्टेस्ट नहीं करने दिया जा रहा, और फिर जो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही। सर, क्या डर है, क्या खौफ है? अगर यहाँ पे कोई भी जीतता है फिर दूसरी जमातों में से, तो क्या इस जीत को हम वाकई जीत मानेंगे? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो इलेक्शन यहाँ हो रहे हैं वो रिवायती इलेक्शन है, जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन होते चले आ रहे हैं काफी अरसे से, वैसे ही इलेक्शन है। और तहरीक इंसाफ को अब ये फैसला कर लेना चाहिए कि उन्होंने करना क्या है। बिल्कुल सही। उन्होंने सिस्टम के अंदर रहना है या सिस्टम से बाहर रहना है। उनके मुतालबात जो है अब सिमट के सिर्फ एक ही मुतालबा रह गया कि उनके कायद से उनकी मुलाकात करा दी जाए, और वो मुलाकात उनकी नहीं होती है। तो इतनी पावरलेस और इतनी जो है वो दबाव में तहरीक इंसाफ अपने आप को महसूस कर रही है। तो इस दबाव की वजह कुछ गलतियां उनकी भी हैं। उनको अगर इस सिस्टम के अंदर आना है, इस सिस्टम को तो वो टॉपल नहीं कर सके जिसको टॉपल करने निकले थे। बिल्कुल सही। तो अब या तो इस सिस्टम के साथ वो दोस्ती करें या वो फिर अब बाहर ही बैठें। अब मसला ये है कि अवाम की ख्वाहिश क्या है, अवाम किसको सिस्टम के साथ दोस्ती करने के लिए, सिस्टम में इन रहने के लिए कुछ सीधा पॉइंट्स 2-3 बताएं जो बहुत जरूरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी करने के लिए। सबसे पहले तो इमरान खान साहब अपना फिर रवैया तब्दील करें। जब उनसे मुलाकात होती है और जिस तरह की मैसेजेस बाहर आते हैं उसको वो ठीक करें। जो माजी में गलतियां हुई हैं और जो उनसे मुतालबात रहे उनको किसी तरीके से ऑनर करें, कोई बातचीत के जरिए मामला हल करें, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर बैठे। लेकिन उनका शायद मसला ये है कि वो इतना आगे जा चुके हैं अपने बयानिए में और अपने मौक़िफ़ में कि वो इन दोनों बड़ी सियासी जमातों के साथ अगर बैठेंगे तो उनकी सियासत खतरे में पड़ जाएगी। तो उन्होंने एक पोजीशन ले ली है। अब इसमें जितनी जिम्मेदारी हम सिस्टम को दे सकते हैं, कुछ जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ को भी देनी चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये इलेक्शन एक पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात को बाहर निकाल कर हो रहे, तो इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। लेकिन वो मैटर नहीं करता आजकल के हालात में। क्या जो आम इंतखाबात है 2024 के, उन पर सवालिया निशान नहीं है
क्या उससे पहले के इलेक्शन में सवाल नहीं है, लेकिन 2024 में तो इंतहाई हो गई थी, उस पर सवाल है। फिर हमारे यहाँ कराची में बल्दियाती इंतखाबात हुई, उन पर सवालिया निशान है। लेकिन हुकूमतें बन गई, हुकूमतें बनने के बाद चल रही है और इसी तरह की कोई हुकूमत जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने रवैये को तब्दील करने की जरूरत है अगर उनसे सिस्टम में इन रहना है। तो बाबर डोगर साहब, एक तो ये इसी पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी, और दूसरा सर देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब मुझे क्यों निकाला, इससे बाहर नहीं निकल रहे, खासी तनकीद भी हो रही है, तंज का निशाना भी बनाया जा रहा है, इस पर खासी गुफ्तगू हो रही है, बहस हो रही है, क्या कहेंगे आप सर? सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिस्टम का हिस्सा है क्या? उन KPK में उनकी गवर्नमेंट नहीं है क्या? नेशनल असम्बली में वो अपोजिशन में नहीं है क्या? सेनेट में वो अपोजिशन में नहीं है क्या? वो पंजाब में अपोजिशन में नहीं है क्या? KPK में सिंध में वो अपोजिशन में नहीं है? एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी नुमाइंदगी चारों सूबों में है, पांचों असम्बलियों में है, सेनेट में है, तो वो सिस्टम में है, तो उसकी नुमाइंदगी है और सिस्टम के तहत चल रहे हैं। मसला ये कि आप इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? इलेक्शन ये करवा रहे हैं कि लोग जो चाहते हैं, जिसको चाहते हैं उसको इलेक्ट करके लेके आएँ ताकि उनके मसाइल का हल हो। और अगर आपने एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को वहाँ पे कैंपेन चलाने नहीं देनी, वहाँ पर सिंबल नहीं लेके आने देना, तो फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? इसका मतलब ये है कि लोग जिसको चाहते हैं, मैं नहीं ये कह रहा पता नहीं कौन जीतेगा, हो सकता है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आ जाती, वो फिर भी आ जाती, बल लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए था कि वो ये बातें ना होने देता और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल चांसेस देता, इक्वल फुटिंग देता। यही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए वो इलेक्शन करवाता है, यही उसकी क्रेडिबिलिटी है। जब उसने पहला ही ये काम किया कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ से उनको सिंबल नहीं दिया गया, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, उनके लोगों को वहाँ पे कैंपेन चलाने नहीं दी गई, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन पे सवालात तो उठ रहेंगे। अब यहाँ पे जो भी रिजल्ट आए लोग उसको नहीं मानेंगे, एक चीज तो क्लियर है। दूसरी चीज ये है कि दो पॉलिटिकल बड़ी पार्टी बसती हैं, पीओ पार्टी अभी से रिगिंग की बात कर रही है, बिलावल भुट्टो अभी फॉर्म 45 और 47 की बात कर रहे हैं, वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो अब पीछे तो फिर नून लीग रह गई। बाकी तो सारे PTI भी यही बात कर रही है, पीओ पार्टी जिसकी एक सूबे में गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के कोलिशन में है, वो रिगिंग के पहले से ही एलिगेशन लगा रही है, तो फिर क्या इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी रहेगी? दूसरी बात, मियाँ साहब अब इनको चाहिए कि वो आगे चले जाएं, आगे बढ़ जाएं, चीज़ें आगे चल पड़ी हैं। उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके समधी जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी फेडरल गवर्नमेंट में, उनकी पंजाब गवर्नमेंट में उनकी हुकूमतें हैं। तो अब वो इस चीज़ से आगे की बात करें। उनको चाहिए था कि वो फेडरल गवर्नमेंट की कामयाबियां गिनाते, उनको चाहिए था कि वो पंजाब गवर्नमेंट में जो अचीवमेंट्स हैं वो गिनाते, उनको बताते कि हम पंजाब गवर्नमेंट ने ये कर रहे हैं, हम इसको इस तरह से आगे लेके चलेंगे। वो पुरानी बात हो गई है, उसको भूल जाए। उससे अब पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका है और चीज़ें बहुत आगे आ गई हैं। मियाँ साहब को मुझे लग रहा है कि वो ये जो सिस्टम है, वो इस सिस्टम से वो रिकंसाइल खुद नहीं कर पा रहे। वो ये चाहते थे कि उनके भाई की जाए या वो खुद प्राइम मिनिस्टर होते, इसीलिए वो अपने गिले शिकवे कर रहे हैं। अदरवाइज अब वो पास्ट है, अब उनको आगे देखना चाहिए, आगे की चीज़ें बतानी चाहिए। बिल्कुल, ब्रिगेडियर साहब यही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी कि ये जो दुख है और एक ये जो स्टेटमेंट है, नवाज शरीफ साहब इससे आगे क्यों नहीं निकल सके? क्योंकि जिस तरह से बाबर डोगर साहब कह रहे हैं कि उसका क्रक्स यही है कि मजीद और क्या चाहिए आपको, अब इससे आगे निकल जाएं। देखिए, बजाय इन चीजों के आपको सिंपल पीपल्स पार्टी को चाहिए कि उनकी ये 3 साल में क्या अचीवमेंट है सिंध में, एंड व्हाट दे वांट टू ब्रिंग चेंजेस इन गिलगित बल्तिस्तान। ये एक उनके स्लोगन होना चाहिए। मैनिफेस्टो गिलगित बल्तिस्तान के क्या करेंगे, उसमें क्या कौन सा डैम बनाएंगे, सोलर सिस्टम। एक आप गिलगित बल्तिस्तान की आपको पता है कैपेसिटी है 1 लाख मेगावाट बिजली प्रोवाइड कर सकते, 1 लाख मेगावाट। इमेजिन, एंड वी आर डाइंग फॉर ये कोयले की और डीजल की और IPPH की बिजलियों के लिए। आप बताएं, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया पड़ती है। आप सोचें कितना इंटरेस्ट है ये लोकल बिजनेसमैन का, बड़े लोगों का, जो मुल्क को तबाही की तरफ दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही। ये वहाँ बात करें ना आवाम को जी, हर गांव में बिजली जाएगी और वो भी जाएगी हाइडल की। वहाँ इतना पानी आता है, आपने सिर्फ सिस्टम लगाए और वहाँ हाइडल से पानी जनरेट कर लें।
मैंने गिलगित बल्तिस्तान में 12 पैनल में मैनेजमेंट कमांड किए, ये मिनी मर्ग में, डोमेन सेक्टर में। वहां पर पानी ये सिर्फ आप छोटे छोटे हर जगह पर जनरेट तो कर रहे हैं, आप तो नहीं कर सकते। नंबर 2, आपने उसके अलावा और बताएं कि आपने एजुकेशन का क्या सिस्टम करना है, बिल्कुल सही, आपने रोड डेवलपमेंट कैसे करनी है, लाइक पीपल पार्ट इशूज के कि हमने सिंध में, पंजाब में ये काम कर लिए, अब हम इसको फॉलो अप लाना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, हम ये काम करेंगे। वहाँ सिर्फ फॉर्म 45, 47, फॉर्म 45, व्हाट द हेल वी आर टेकिंग, मुझे क्यों निकाला, अभी आप ये भी कहना मुझे लेकर क्यों आए, ये सही, बिल्कुल सही, ठीक है। यानी इस कैंपेन में भी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो एक्सपेक्टेड जो गुफ्तगू है वो ना सुनने को मिल रही है, और अवाम जो चाह रहे हैं, अब देखना ये है कि अब जब रिज़ल्ट्स आएंगे तो क्या अवाम जो चाहती है वो फ़ैसला आएगा या नहीं, और ये भी देखेंगे कि आखिर मकबूलियत वहाँ पे किसकी है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। तो नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, पैनल साथ ही मौजूद होगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो बजट के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, बजट की आमद है और बजट के हवाले से भी ये कहा जा रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कि बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए हम बहुत से इकदाम कर रहे हैं। मसूद साहब, सवाल ये है कि क्या ये जो बजट आ रहा है आवाम इससे कुछ उम्मीदें रखें, क्या ये आवाम दोस्त बजट होगा या मज़ीद परेशानियाँ जो हैं उसमें इजाफा होगा, और ये भी सवाल ये है कि IMF के चुंगल से निकलने की जो सूरत हाल है क्या वो बनती हुई आपको नज़र आ रही है मुस्तकबिल करीब में? देखिए, पाकिस्तान की फिस्कल सिचुएशन बहुत टाइट है, पाकिस्तान के चैलेंजेस बहुत गंभीर हैं, एनर्जी क्राइसिस है, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, और एनर्जी और आपकी मईशत जो है वो संभल नहीं पा रही है। IMF की चुंगल से निकलने के कोई इम्कानात नहीं है, मुझे लगता है शायद एक और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। असल बात देखने की है कि वजीर आजम साहब ये तो कह रहे हैं कि रिलीफ के इक़दाम किए जाएंगे, ये भी उसी तरह की बातें जैसे इलेक्शन में बातें होती हैं। पाकिस्तान के पास इतनी स्पेस ही नहीं है। ये जो बजट आ रहा है, देखिए, एक तरफ इंडिया जो है उसकी तरफ से हमें कोई इत्मीनान की खबर नहीं है कि वो किस वक्त क्या करे, क्योंकि एक हार वो खाए बैठा है हमसे 2025 में, और वहां बदले की आग है। बातें वहां पर भी हो रही है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, लेकिन वहां पर भी जो हॉकिश हैं वो ज्यादा असरअंदाज हैं उनकी पॉलिसीज के ऊपर। फिर अफगानिस्तान में हम एक जो है वो मुसलसल ऑपरेशंस कर रहे हैं, ईरान की जो जंग है वो लगी हुई है, तो गैर यकीनी की सूरत हाल में जो भी डॉक्यूमेंट सामने आएगा वो डिपेंड करेगा कि खित्ते के हालात रहते क्या हैं। अगर खित्ते के हालात में जरा सी भी तब्दीली होती है तो फिर वो जो डॉक्यूमेंट है बजट का उसको रिविजिट करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त स्पेस नहीं है कि वो बहुत कुछ आवाम को दे सकें, क्योंकि अभी भी हमें ये लग रहा है कि जो टैक्स अहदाफ रखे गए, अब अगर 17,000 अरब का आपने टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो पिछली दफा आप उससे कम हदफ था वो आप हासिल नहीं कर सके, और फिर उसके लिए आपने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई, आवाम पर बोझ डाला, आगे भी आप आवाम पर बोझ डालने की बात कर रहे हैं। आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपने यानी हर दुकान पर आपने टैक्स लगा देना है। तो ये इक़दाम पहले भी हो चुके हैं, इसके कोई अच्छे नताइज नहीं निकले। ताजिर दोस्त स्कीम थी आपकी, वो ऐप जो थी वो नाकाम हो गई, वो पॉलिसी आपकी नहीं चली। तो टैक्स कलेक्शन एक बहुत बड़ा मसला है जो मुझे हल होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सिस्टम पर एतमाद की बात है ना। अभी हम इलेक्शन की बात कर रहे थे, तो जब इलेक्शन पर एतमाद नहीं होगा, सिस्टम पे एतमाद नहीं होगा, तो सिस्टम उस तरह से फिर आवाम के साथ जो है डील भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाबर डोगर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बाबर डोगर साहब, बजट आने वाला है, आप मुझे ये बताइएगा कि आम आवाम इससे क्या उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं? क्या आवाम को कुछ फ़ायदा मिलने जा रहा है, या फिर हम देखेंगे कि जिस सेक्टर को जितनी अमाउंट मिलनी चाहिए जैसे पहले मिलती थी उतनी ही मिलेगी, और जो सेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वो सेक्टर जो हैं वो मुँह तकते रह जाएंगे? देखिए, अभी आपने सवाल किया था कि ये कि अब फिर दोबारा IMF के पास जा रहे हैं। लास्ट जब ये IMF के पास गए थे तो यही प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, और उन्होंने ये कहा था कि IMF के साथ हमारा आखिरी प्रोग्राम है और अब दोबारा हम IMF के पास नहीं जाएंगे जी। लेकिन अब वही शहबाज शरीफ दोबारा ये बातें हो रही हैं कि दोबारा IMF के बगैर अगला बजट बनना भी शायद पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि आप GST को 19% की बात की जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उन पे, सोलर पैनल्स पे, हर वो चीज़ जिससे आवाम को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है उस पर गवर्नमेंट टैक्सेशन कर रही है।
टैक्स लगा रही है। एक तरफ जितने उनको बड़े promote कार्टल्स करती है। जी। हैं, जितने बड़े कार्टल्स हैं, जितने ताकतवर लोग हैं, उनसे गवर्नमेंट टैक्स ले ही नहीं पा रही। 14,500 अरब रुपए का आपका हदफ था, आप 12,000 अरब रुपया इकट्ठा कर सके, अगला आपने टारगेट 17,000 अरब का रख दिया। सवाल ये पैदा होता है कि ये सबसे आसान तरीका ये होता है कि अवाम, आम गरीब आवाम, एक मजदूर जो शायद 30-40 हज़ार कमा रहा है, आप उस पर GST लगाते जाएं और उसकी जेब से पैसे निकालते जाएं। जो ताकतवर आदमी हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कार्टल्स हैं, उनसे तो आप 1 रुपया नहीं निकाल रहे। फिर ये कहते हैं कि हमारे से टैक्स इकट्ठा नहीं होता। टैक्स क्यों नहीं इकट्ठा होता? अब बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है, आप देखेंगे वो लोग कितने टैक्स दे रहे हैं। बड़े बड़े ताकतवर लोग जो हैं वो कितना टैक्स दे रहे हैं। लोग खरबों रुपया पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं और वो टैक्स फ्री है। वो टैक्स में उससे उनसे कोई पूछ ही नहीं सकता। और आम आदमी जो है उस पर आप टैक्स लादी जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फेलियर है। ये सबसे आसान काम यही है कि आप इनडायरेक्ट टैक्स लगाते जाएं और उसको बढ़ाते जाएं। IMF का जब तक चुंगल है उस वक्त तक आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। जो वो कह रहा है, जो डिक्टेट कर रहा है, वो आपको करना बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, अगर हम इसको सम अप करें तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि बजट एलोकेशन से पहले जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो लाना बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर रही है? देखिए, मुझे यही अफसोस होता है कि अगर मुझे, आपको, मेरे पेरेंट्स से सबको ये चीज़ों में पता है, आप मुझे बताएं कि ये FBR में 3,000 अरब रुपये, ये NAB की रिपोर्ट है, 3,000 से 4,000 अरब रुपया एक साल में सेल टैक्स इंडेक्स में चोरी होता है। Have it brought any changes? नहीं। 3,000 मीन्स ओवर $10 बिलियन और हम $500 मिलियन के लिए IMF वर्ल्ड बैंक के पाँव नाक रख जी। स्टेट कॉर्पोरेशन 1,000 अरब रुपया, $3 बिलियन, $4 बिलियन, कोई हमने नहीं किया, प्राइवेटाइजेशन नहीं किया, नहीं कर सके। PAE जाके बड़ी मुश्किल से किया। Why can't we do it? उसके बाद डॉक्टर्स, आप और मैं जाते हैं डॉक्टर पे, 6,000 रुपया फीस लेता है, कैश खत्म, नो टैक्स, नो रिसीट, नो कंप्यूटराइज जी। Why can't we do it? आप होटल में चले जाएं, वो कहते हैं रसीद लेनी है कि वो कैश पेमेंट करनी है, नोबडी चेकिंग। रिटेलर्स हम अभी तक नहीं कर सकते। आप थोड़े कोई तो सिस्टम ठीक करें। बात ये है कि इट इज ऑल डूएबल। आपने मिनिस्ट्री 15 कम कर दी, क्यों नहीं की? इधर एनी जस्टिफिकेशन? आपने CPEC को क्यों CPEC तो जल्दी फाइनल नहीं करें? CPEC का पैसा आपने कहाँ जाके लगा दिया? आपने रोड बना दी, ये कर दी, CPEC जो बनाना था वो हमने काम नहीं किया। हम एक मुल्क, इस्लामिक मुल्क है, न्यूक्लियर मुल्क है, फौज लड़ाका है, जियोथेटिकल लोकेशन अच्छी है, इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो दुनिया में खड़े होंगे आंखें निकाल के। बिल्कुल सही। बनाई में वर्ल्ड बैंक वो चाहते हैं आप यही रहे, फंसे रहे IMF वर्ल्ड बैंक। तो ये बिल्कुल सही। दुनिया में स्टैंड आउट करने के लिए इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक तरक्की बहुत ज़्यादा जरूरी है। नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आलमी मंजरनामे को डिस्कस करेंगे, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और अमेरिका ईरान कशीदगी के बारे में अपने पैनल की राय जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है, सबसे बड़ा स्पॉयलर इसमें इसराइल है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर मुसलसल हमले भी जारी हैं। मंसूर साहब, क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल में? क्या डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं और इस जो तशवीशनाक सूरत हाल है, इस कियोस का क्या रिजल्ट आप देख रहे हैं? देखिए, अब तक तो वो बिल्कुल नाकाम है। वो कायद नहीं कर पा रहे हैं नेतन्याहू को और इसराइल की हुकूमत को कि वो अमन मुआहदे की राह में रुकावट ना बने। अब तक जितनी मरतबा भी कोशिशें हुई, बड़ी संजीदा कोशिशें हुई, कभी इसराइल की तरफ से और कभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गोल पोस्ट चेंज किए जाते रहे। कभी वो एक पोजीशन देते हैं, फिर उस पोजीशन में कुछ नई डिमांड्स डाल देते हैं और फिर उसके बाद मामला पीछे चला जाता है। मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी हारी हुई जंग को जीत में बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये कि वो ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसको देखने के लिए देख लें कि ईरान का इन्हिसार बैरूनी दुनिया पर अगर आप देखें तो उसका सबसे बड़ा इन्हिसार चीन के साथ बार्टर तिजारत पर और रूस के साथ जो तिजारत है, और दोनों वो बार्टर पर तिजारत करती हैं। तो चीन के जहाज भी आ रहे हैं, रशिया के जहाज भी आ रहे हैं, ईरान के जो टैंकर्स थे वो नहीं चल पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई ग़िज़ा की किल्लत हो गई है, दवाओं की किल्लत हो गई है, और या उनके पास असलहे की कमी है, टेक्नोलॉजी उनको चाइना से मिल रही है। तो कोई वजह नहीं है कि ईरान जो है इसमें कमजोरी दिखाए। फिर भी एक तहम्मुल का मुजाहरा है। या कोई हमला होता है तो उसका जवाब दे दिया जाता है। ये देखना है कि
कि कितने अरसे तक मजीद ये सिचुएशन चलेगी। और ये तो हमने देख लिया कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जो ड्राइव हो चुका है। दुनिया जो है वो 2 तरीकों से चलाई जा रही है, कौन सा तरीका जीतेगा इसको देखने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है कौन कि सा अमेरिका तरीका को इस जीतेगा दलदल से बाहर निकाले। इसका जवाब हम बाबर जी। डोगर साहब से जान लेते हैं। बाबर डोगर साहब, क्या कहेंगे आप इस सिचुएशन में और फिर पाकिस्तान का जो किरदार है जिसकी अमेरिका बारहा तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है? देखें, इसमें जो सबसे अहम, जब तक इसराइल जो मुसलसल सीज़ फायर की वायलेशन कर रहा है, अभी आपने देखा कि गज़ा में 50% के बाद उन्होंने कहा जी 70% हिस्सा जो है उसको खाली करेंगे, और इसके साथ साथ लेबनान जो है उस पर भी वो फायरिंग कर रहे हैं। उस वहाँ सीज़ फायर पे एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, 3500 लोग वहाँ पर मर चुके हैं, 10,000 लोग वहाँ पर ज़ख्मी हैं। इसराइल किसी सूरत नहीं ये चाहता कि अमेरिका ईरान के साथ कोई पीस एग्रीमेंट करे, और इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट जो है पीस एग्रीमेंट में वो इसराइल और उसकी इस अमन मुआहदे में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो इसराइल है। नाज़रीन, मेरे पैनल की गुफ्तगू आपने नहीं, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।